तो क्लास 10 कृतिका का पहला चैप्टर है माता का आंचल। ठीक है, इसके मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखो, भोलानाथ का अपने पिता से अधिक लगाव क्यों था, ये क्वेश्चन है। इसका इसको दूसरे हिसाब से भी पूछ सकते हैं कि पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण में लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, देखो आप भी लोग है ना, माता से ज्यादा विपत्ति के समय मतलब क्लोज होते हो। ठीक है, तो बच्चे भोलानाथ का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता था। ठीक है, तो अपने पिता से ज्यादा लगाव था बच्चे का, परंतु जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती थी जहां पर विपत्ति आती थी, कोई डर जैसी माहौल होता था, तो क्या करता था वो पिता के पास न जाकर माँ के पास जाता था। इसका कारण यह है कि माँ के आंचल की छाव में बच्चे स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चे अपनी माँ के आंचल की छाव में अपने को अधिक सुरक्षित करते हैं, मतलब दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि माँ के साथ मतलब वो सुरक्षित ज्यादा महसूस करते हैं पिता की अपेक्षा, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि माता के पास क्या होता है, ममता होती है। ठीक है, माता प्यार से बोलती है, मतलब क्योंकि बच्चे यह बात भली भांति जानते हैं कि माँ उनकी भावनाओं, आवश्यकताओं और दुख को कहीं अधिक जानती समझती है। ठीक है, क्योंकि देखो एक माँ अपने बच्चे को जितना समझ सकती है उतना कोई और समझ नहीं सकता, समझ लो माँ, क्योंकि आपका जो मेजर टाइम होता है वो माँ के संग बीता होता है। ठीक है, बचपन से माँ ने आपको देखा होता है, समझा होता है, तो माँ समझ सकती है कि आपको कैसे उभारना है उस सिचुएशन से। ठीक है, आपकी क्या वीकनेस है वो भी पता है उनको, है ना। तो वह उनके प्रति गंभीर भी होती हैं। पाठ के ही उदाहरण में समझा जा सकता है कि बालक भोलानाथ सांप से अत्यंत भयभीत होकर गिरता पड़ता लहूलुहान होकर माँ के पास में जाने का रोता है। ठीक है, तो वहां पर एक सांप की घटना है, और वो जब सांप से डर जाता है तो वो माँ के पास जाता है। भय के कारण न उसकी आंखें खुलती है, न ओंठों का कंपन ही रुकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, उसकी आंख बंद कर लेता है वो, और उसके जो होंठ होते हैं वो कंपन कर रहे होते हैं, मतलब हिल रहे होते हैं, जैसे डर के मारे नहीं होते हैं वैसा। बालक की इस दशा का देखकर मैया अपनी रुखाई नहीं रोक पाई। वह बार बार भोलेनाथ को निहार कर रोती और बड़े बड़े लाड से उसे गले लगाकर देती। ठीक है, तो बच्चे को ऑब्वियसली बात है, बच्चे को रोते हुए देख के मतलब हर माँ का हृदय पिघल जाता है। जबकि पिता पर उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पापा क्या बोलते हैं, क्या हो गया फिर, सांप तो देखा, हाथों नहीं लेते वो सांप ने, ऐसे नहीं करते पापा। मम्मी जा हमारा बच्चा अच्छा हुआ, सांप ने काट नहीं दिया बच्चे को, है सांप अजग लागन हॉल। जबकि पिता पर उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वे दौड़े दौड़े आए अवश्य उसे अपनी गोद में लेने का प्रयत्न भी अवश्य किया, किंतु भावनात्मक रूप से वे उसे आश्वासन न दे सके कि उसके दुख भय की तीव्रता का अनुभव उनको हो। जबकि माता के आंसुओं ने बालक को आश्वस्त कर दिया कि एकमात्र वही उनके दुखों को समझती है, वही उस दुख में उनकी भागीदारी है। तो इस चीज को समझना आप, कभी भी ना हम ऐसी अवस्था में होते हैं जब हम भयभीत होते हैं। या देखिए बच्चे, ठीक है, भयभीत होते हैं हम लोग, तो क्या होता है, अगर कोई हमको ना हमारे हिसाब से डील करता है तो हम ज्यादा समझते हैं, हम बोलते हैं यार ये हमारे फेवर में बात कर रहा है। तो जो कभी तुम्हारे संग कुछ गलत हो रखा है तो आपको ना कुछ सपोर्ट करता है। उस टाइम जब आप बिल्कुल रो रहे होते हैं, बहुत डरे हुए हैं, तब तो आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, आपको हौसला देने की जरूरत है, ना कि आपको अपोजिशन में खड़े होकर आपकी गलतियां निकालना। अगर आपकी अपोजिशन में खड़े होकर आपकी गलतियां निकाली जाएंगी उस टाइम, तो वो गलत कर रहा है आपके साथ, समझ लो। उस टाइम आपको थोड़ा हिम्मत देने की बात होती है, तो उस टाइम हिम्मत देना होता है। तो माँ की आंचल कहानी में हम क्या देख रहे हैं कि जो माँ है, जब भोलानाथ की सिचुएशन ऐसी होती है, उसने सांप देख लिया होता है और वो डर जाता है और दौड़ दौड़ के अपने माँ के पास आता है, तो माँ क्या करती है, उसको गले से लगाती है ना, और उसकी जो बालक है भोलानाथ, उसकी आंखें जो है वो क्या है, खुल नहीं रही हैं, और उसके होंठ क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, हिल रहे हैं। ठीक है, डर के मारे। और माँ क्या करती है, माँ के हृदय जो है वो ममता से भरा हुआ होता है, तो माता कभी भी बच्चे को क्या कहते हैं, डराएगी नहीं, मतलब हर समय लाड प्यार करेगी। तो उसके डर देख के, बच्चे की डर देख के माँ भी क्या है, रोने लगती है उसके साथ में, समझ लो। क्योंकि आप जानते हो कि माँ के संग हम सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो माँ ही सबसे ज्यादा समझती है बच्चे को। पिता
से ज्यादा लगाव ही था भोलेनाथ का, तो पिता उसके पिता आए भी हैं उसको, मतलब पर जो लगाव माँ ने प्रतिक्रिया दी वो उस टाइप का पिता ने दी। जैसे माता रो गई उसके साथ में, गले लगा लिया, समझो, तो पिता की जो थी वो ऐसी कोई प्रतिक्रिया विशेष थी नहीं उसमें। ठीक है, तो भावनात्मक रूप से जो है वे उसे आश्वासन नहीं दे पाई। कौन? उसके पिता। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, क्लियर है ना? हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जब वो कभी डर जाता है, सिसकना मतलब देखो बच्चों को नहीं होता, बच्चे रोते हैं तो सिसकते हैं, ऐसे करते हैं, होते नहीं होते, तो सिसकना क्यों भूल जाता है? ऑब्वियस बात है, किसी ऐसे से हम मिलेंगे जो हमारे दिल के बहुत करीब होगा, जिसको देख के हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना, हर कोई फ्रेंड होता है, आपका भी कोई ऐसा दोस्त होगा जिसको जो तुम्हारे पास आएगा ना कभी भी, तो क्या होगा, तुम सारी अपने टेंशन भूल जाते हो, सारे दुख भूल जाते हो। अरे जैसे जुआरी लोग क्या करते हैं, दोस्त आता है, निकाली ताशी कट्टी, फेंटना चालू कर दिया। अरे ये अभी जैसे तुम्हारे उसमें चल रहा है, ट्रेंड में तुम आए बस इंस्टा में कर क्या किया, ये किया, मैंने ये डाला, वो डाला, समझो, ये बात है तुम्हारी। तो भोलानाथ के बहुत सारे मित्र थे, ठीक है, भोलानाथ के बहुत सारे मित्र थे। वह उन मित्रों के झुंड में खेलता कूदता और खूब तमाशे करता था, खेलता कूदता था, खूब तमाशे करता था। ठीक है, उसे खेलना कूदना बहुत प्रिय था, बहुत अच्छा लगता था खेलना कूदना, हर किसी बच्चे को लगता है। इसलिए वह साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था, उनके खेल कूद में शामिल हो जाता था। समझ में आया? दोबारा बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन था, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? तो भोलानाथ के बहुत सारे मित्र थे बोलेंगे आप, है ना, वह उन मित्रों के झुंड में खेलता कूदता था और खूब तमाशे करता था, खूब शरारत करता था, लिख सकते हो आप। ठीक है, वो खेलना कूदना बहुत पसंद करता था, उसको बहुत अच्छा लगता था, हर बच्चे की तरह। ठीक है, इसलिए वो साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था और वो खेल कूद में शामिल हो जाता था। ठीक है, ऑब्वियस बात है, हम ना अगर कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अगर अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं ना, अपना दिमाग मतलब दूसरी तरफ केंद्रित कर देते हैं, तो वो सिचुएशन आप भूल जाओगे। जैसे कि आपको अभी डर है एग्जाम का, समझ लो, आपको एग्जाम से बड़ी कोई सिचुएशन दे दी जाए, बड़ा डर दे दिया, तो एग्जाम आप छोटा समझोगे, एग्जाम को, समझ लो, ऐसा होता है अक्सर। जैसे आपने घर वालों ने बोला भाई आज पानी भरना है आपने पूरे 10 बाल्टियां, और एक भी बाल्टी नहीं थी, ये तो आपका एक डर हो गया छोटा सा। अब इससे इससे कब कैसे बोलोगे तुम? एक बड़ा डर, आपने एक चोरी कर रखी है, पुलिस आने वाली है आपको, ये बड़ा डर है, तुम बोलोगे पानी तो अपने आप रहता है यार, चोरी वाला तगड़ा है, समझ लो। तो एक डर, अगर छोटा डर है तो दब जाता है फिर बड़े डर के, जैसे बोलते हैं ना, छोटे तूफान दब जाते हैं बड़े तूफान से। तो अब अगला क्वेश्चन है, देखो, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किन तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? ठीक है, तो ये माता का अंचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्राम संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन, तो जो चेंजेस हो चुके हैं, जो भी चेंजेस हो चुके हैं, अब बच्चे खेलते नहीं है, समझ लो, अब बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं। जो भी आपको चेंजेस समझ में आते हैं, पहले हम वो खेती जो है वो बैलों की सहायता से करते थे, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ चुके हैं, ट्रैक्टर वगैरह के द्वारा हम करते हैं, समझ लो। पहले हर घर में गाय भैंसें होती थी, अब क्या हो चुका है, कोई नहीं रखता, सब थैली का दूध लाते हैं। आपने मतलब वो बोल रहे हैं तो आपको दिखाना है वो चीजें, समझ लो। घर में भी सिचुएशन कैसी है वो मैटर नहीं करता, पहले हमारे मकान मतलब कच्चे थे, अब पक्के मकान हो चुके हैं, समझ लो। पहले हर की कोई कृषि करता था, अब धीरे धीरे सबके खेत क्या हो रहे हैं, बंजर हो रहे हैं, समझ लो। पहले घर में ही इतना अनाज हो जाता था कि मतलब बाहर से खरीदने की, पर अब हर कोई चीज हम बाहर से दुकान से खरीद रहे हैं। लिख लोगे ना चीजें? पहले क्या कहते हैं, उपचार के लिए भी हम क्या कहते थे, आयुर्वेदिक चीजें लेते थे, हम तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, बुखार आती, समझ लो। पहले मतलब तो ये चीजें आप कर सकते हैं, समझ लो। आजकल देखो, पहले मुर्गा कुकड़ कू करके उठाता था 4 बजे 5 बजे, अब क्या करते हैं, अलार्म बजता है, समझ लो। पहले जब मनोरंजन का साधन था तो हमारे ग्राम संस्कृति में बोलते थे जागल लग रहा है, मनोरंजन का साधन था वो, है ना। अब क्या है, अब अपने मोबाइल में घुस घुस के मनोरंजन ले रहे हैं, रेडियो टेलीविजन, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो।
लिख लोगे ना बच्चों? तो ठीक है, फिर ये एक और क्वेश्चन बताता हूँ इस चैप्टर का लास्ट। सांप को देखकर भोलानाथ की क्या दशा हुई? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। क्या हुआ था, बच्चा सिसकने लगा था, डर गया था, एकदम भयभीत हो गया था, आंखें उसकी बंद हो गई थी उसको देख के, तो होपलेस हो गया था ना, वो हो जाता है ऐसा। भोलेनाथ और उसके मित्र एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी डालने लगे। ठीक है, काम लगे सब भाई ना, चूहे के बिल में क्या कर रहे थे, पानी डाले थे। तभी वहां एक सांप निकल आया। रोते चिल्लाते भोलानाथ और उसके मित्र वहां से बेतहासा भागे। और कोई औंधा गिरा, कोई पट गिरा, है ना, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूट गए। एकदम डर गए ना यार वो, सभी गिरते पड़ते भाग गए। भोलानाथ की सारी देह लहूलुहान हो गई, पूरा शरीर उसका खून निकल गया, शरीर गिर गया वो बच्चा। पैरों के तलवे से असंख्य कांटे चुभ गए थे। भोलानाथ एक ही गति से भागते हुए अपने घर घुस गया। बाबूजी बैठक में के बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। उसके पिता गए थे बरामदे में हुक्का पी रहे थे। उन्होंने भोलानाथ को बहुत पुकारा, परंतु भोलानाथ ने न सुनी और अपनी माँ के पास पहुंचा और उनके आंचल में क्या कर गया, छिप गया। समझ लो। और माता ने मतलब जो प्रतिक्रिया दी वो आप ऑलरेडी समझ चुके हो, है ना। माता उसके साथ में रोने लगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखो, गैंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। यस, जो गैंगटोक है ना, वो पर्वतीय नगर है। ठीक है, गैंगटोक क्या है, पर्वतीय नगर है। यहाँ के लोग ऊंचे नीचे संकरे पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए कठिन परिश्रम करते हैं। तो इसको समझना, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपोर्टेंट है ना, पेपर में आता है। गैंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं? वहां मेहनत कश लोग है, मेहनत करने वाले लोग हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर्वतीय नगर है। तो गैंगटोक क्या है, पर्वतीय नगर है। दूसरा क्या है, यहाँ के लोग ऊंचे नीचे संकरे पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं। ऊंचे पहाड़ी एरिया क्या होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं ना, जो हमारा भी है ना, ऊंचा नीचा है, बहुत टफ होता है मतलब पहाड़ियों में चलना। ठीक है, गैंगटोक का इतिहास और नगर की एक वस्तु उनके कठिन परिश्रम की गवाह देती है। ठीक है, वहां का जो इतिहास है और वहां की जो वस्तु है वो बताती है कि कितना कठिन परिश्रम करते हैं वहां के लोग। इसलिए लेखक ने क्या बोला, गैंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर। समझ में आया नहीं आया? वहां क्या है, गैंगटोक पर्वतीय नगर है, वहां ऊंचे नीचे संकरे रास्ते हैं, मतलब पहाड़िया वाले रास्ते हैं, जहां पर चलना बहुत ही कठिन होता है। गैंगटोक का इतिहास बताता है और वहां की जो की वस्तु है वो बताती है हमको कि वहां के लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसको, मेहनत का बादशाहों का शहर कहते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन देखो, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? ठीक है, तो लेखिका जब युमथांग की ओर जा रही थी तो उन्हें एक कुटिया के अंदर घूमता चक्र दिखाया गया। ठीक है, तो क्या दिखा उनको, घूमता हुआ चक्र दिखा। जितेंद्र नोरगे ने लेखिका को बताया कि यह धर्म चक्र है। ये कौन सा चक्र है भाई, धर्म चक्र है। इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो तुमको भी नष्ट करने पाप, जाइए और अपने पाप नष्ट कीजिए। लेखिका उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। लेखिका क्या करने लगी, हंस पड़ी, पानी में लगे तुम अभी से, और सोचने लगी कि चाहे मैदान हो अथवा पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। देखो, भारत में ये बता रहा है कहानी, तो यहाँ पर लेखिका जो है वो कटाक्ष कर रही है। वो बोले कि अंधविश्वास कितना व्याप्त है। बोले कहीं भी चले जाओ भारत में, सब जगह ऐसे भैया 8 नंबर चलते रहते हैं, कटाक्ष बताओ उसने। समझ लो, सारे भारत के लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं सभी एक जैसी है। तो क्या बोलोगे इसमें, अगर ये क्वेश्चन आता है, पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी बोलेगा, तो बोलोगे कि जब उन्होंने जो धर्म चक्र को घुमाने की बात सुनी तो उनको हंसी आने लगी। उनको लगने लगे कि चाहे कहीं भी चले जाओ भारत में, मैदान में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, है ना, इतनी ज्यादा वैज्ञानिक तरक्की हो चुकी है, भारत की आत्मा एक जैसी है, सब जगह व्याप्त है ये भ्रांतियां, है ना। चाहे वो आस्था के भरोसे हैं, चाहे वो विश्वास के भरोसे हैं, चाहे अंधविश्वास के भरोसे हैं, चाहे पाप पुण्य के भरोसे हैं। ठीक है, कर लोगे इसको भी। बाकी प्रदूषण वगैरह वाले तो आप आपके क्लियर है डाउट्स, है ना, प्रदूषण वगैरह कर लेते हो आप। देखो एक चीज और है, ये क्वेश्चन है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गैंगटॉक लेखिका को किस प्रकार से मोहित कर रहा था? गैंगटॉक के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण कीजिए भाई। तो क्या लिखोगे, लेखिका मधु कांकरिया ने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। आसमान कैसे पड़ा था, उल्टा पड़ा था।
और सारे तारे बिखर कर नीचे चमचमा रहे थे। ठीक है, तो वहां के गैंगटॉक की खूबसूरती बता रही है भाई लेखिका। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह शहर जिसमें सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम हो रहा। ठीक है, और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका से सम्मोहन जाग रही थी, कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में उसका सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। देखो समझो, तुम ऐसे जगह में चले जाओगे जो स्वर्ग से भी सुंदर होगा। ठीक है, तो मतलब उस टाइम मतलब तुम हक्के बक्के रह जाओगे, तुम देखते रह जाओगे उस नजारे को, समझ लो, ऐसा ही होता है। वह उनकी चेतना, उनका आसपास, उसके भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, मतलब वो बिल्कुल होपलेस टाइप हो गई थी, समझ लो। समझ में आया चीजें क्या? वो गैंगटॉक की सुंदरता की बात कर रहे हैं लेखिका, है ना। क्या बोल रही है? आसमान जैसे उल्टा पड़ गए हैं, सितारे सारे के सारे कहाँ नीचे चमचमा रहे हैं। होता है ना जब मतलब कब करेगा तो आदमी को उल्टा उल्टा दिखने लगता है। ठीक है, तो इतिहास की बातें कर रही है वो, सुबह शाम रात सभी सब सुंदर है वहां का। ठीक है, इस बार सम्मोहित हो चुकी है लेखिका, ये बोल सकते हो आप, है ना। भाव शून्य हो चुकी है उसके दिमाग में ना। जैसे कि आजकल तुम्हारे जो आइडियल है ना, वो तुम्हारे सामने आ गए तो तुम हक्के बक्के नहीं हो जाओगे। जैसे कि तुम्हारे मोदी जी है, तुम्हारे आगे सामने खड़े हो जाएंगे। चलो जो भी तुम्हारा फेवरेट है, मोदी जी बोलने में तुम ऐसा देख रहे हो, जो भी तुम्हारा फेवरेट है। ठीक है, देखो अब देखो ये वाला चैप्टर आ गया, मैं क्यों लिखता हूं। ठीक है, तो लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? लेखक के अनुसार अनुभव तो घटित होता है, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती हैं, जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होती है, मगर अनुभूति में वह प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है, देखो जो घटित होती है ना उसे अनुभव बोलते हैं, जो हमारे साथ घटित होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुभव। मैं बोलते हैं ना, मैं नहीं बोलता कई बार, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, तुमको पढ़ना चाहिए, बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, मजाक में लेते हो। तो अनुभव की बात करता है। ठीक है, अनुभव जो होता है वो आप अनुभव करते हो, आपके साथ घटित होता है। और जो क्या है अनुभूति है वो क्या है? दूसरों से सीख के मतलब अनुभूति कर रहे होते हैं, आत्मसात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयात्मक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से हो रहा है? अब लिख लोगे तो विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ हो रहा है भाई? ये परमाणु बम हो रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर फेंक रहे हैं, सालों साल मतलब वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, होते नहीं होते? क्योंकि ये जो यूरेनियम हो गया है ना, ये जो परमाणु बम होते हैं ना, ये बहुत हानिकारक होते हैं, इनका प्रभाव मतलब सालों साल तक करता है। अब ये फेंकेंगे तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक तो कोई बचेगा नहीं, पेड़ पौधे मनुष्य सब गायब, और लार्ज स्केल पर बहुत सारे किलोमीटर में तो सालों साल तक मतलब कुछ नहीं होने वाला। मैं क्यों लिखता हूँ का लेखक ने क्या उत्तर दिया। ठीक है, हाँ तो देखो लेखक इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि क्यों लिखता हूं। चलो तो लेखक क्या उत्तर दे रहा है? देखो मैं क्यों लिखता हूं, इसका लेखक क्या उत्तर दे रहा है, समझना इस चीज को। देखो लेखक क्या बोल रहा है, एक उत्तर तो लेखक यह दे रहा है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। ये अपने आप में ही क्वेश्चन कर रहा है, समझ लो। दोबारा बोल रहा हूं इसको, देखो एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूं कि स्वयं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं। तो लेखक खुद जानना चाहता है कि लेखक क्यों लिख रहा है। इसका मतलब लेखक बहुत इंटरेस्टेड है, लेखक को कुछ नहीं सोचता है, लिखना ही लिखना सोचता है, इससे ये पता चलता है। ठीक है, लेखक हो चुका है लिखने में, समझ लो। क्यों लिखता हूं, लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक पता नहीं चल पाएगा कि मैं क्यों लिखता हूं, क्योंकि उसकी भावनाएं आएंगी ना उसमें लिखने में। वास्तव में यह सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतरण व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा। तो कारण तो लिखेगा तो पड़ेगा, फिर समझ में आएगा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो पाएगा। जब वो लिखेगा तभी उससे मुक्ति मिलेगी उसको। जैसे हम भी अपनी गलतियां जब स्वीकार करते हैं तभी मतलब मुक्ति मिलती है।
मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्त पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होती है ना। परंतु एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से भेद बनाए रखता है। कोई भी कृति भीतर प्रेरणा का फल देती है। वह मानव भीतर उन्मेष का विकसित बन गया है। अब एक क्वेश्चन और है इसका, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि हिरोशिमा प्रवास का लेखक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। हिरोशिमा प्रवास का लेखक के हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि जिस अणुबम की घटना को उन्होंने प्रत्यक्ष घटित होते नहीं देखा। देखो, जब लेखक वहां गया हिरोशिमा में, तो उसने देखा तो नहीं कि कैसे बम गिरा, क्या, परंतु उन्होंने सुना। जो दोबारा बोल रहा हूं, हिरोशिमा प्रवास का लेखक के हृदय पर यह प्रभाव पड़ा कि जिस अणुबम की घटना को उन्होंने प्रत्यक्ष घटित होते नहीं देखा, वह घटना और उसकी भयावहता उसकी अनुभूति में प्रत्यक्ष हो गई। वह घटना और वह भयावहता उसकी अनुभूति में क्या हो गई, प्रत्यक्ष हो गई। मतलब उसको दूसरे हिसाब से बोल सकते हो कि उसने जब वहां घटना स्थल पर पहुंचा, वहां के लोग देखे, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखा, जो मतलब बहुत ही क्षीण हो चुका था, बहुत खराब स्थिति में था, तो उसका जो आंतरिक मन था वो पिघल गया था। होता ही नहीं होता। परिस्थिति क्या देखोगे ना, वो वहां उन्होंने सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली मानव छाया को देखा। हेलो, वहां उन्होंने सड़क पर घूमते हुए, सड़क पर जब घूम रहे थे, एक जला हुआ पत्थर देखा और उस पर क्या था, एक लंबी उजली मानव छाया। हेलो, तो बेटा जो परमाणु बम होते हैं बहुत ही घातक होते हैं। हेलो, इंसान को गायब कर देते हैं, स्वाहा हो जाता है चुटकी में, इतने घातक होते हैं। हेलो, कितनी मतलब दर्द भरी बात बोल रहे हैं लेखक। देखो, विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा, समझ लो, पत्थर जो है ना वो पूरा जल गया है, उसमें मानव की छाया अवतीर्ण हो रही, कोई मानव खड़ा होगा वहां पर, तो उसकी इमेज बन चुकी है वहां पर, मानव तो स्वाहा हो गया। तो विस्फोट के समय वहां कोई मानव खड़ा होगा। विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उससे अवरुद्ध हो गई होगी, ठीक है। उससे क्या होगी, रेडियोधर्मी जो विकिरण आ रही है, रेडियो एक्टिव वेव्स बोलते हैं इनको, वो क्या रुक गई थी वहां पर, ऐसा बोल रहे हैं। जो किरणें आसपास से आगे बढ़ गई होगी, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया होगा जो उस व्यक्ति पर लट